गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अम्ल क्षार के सामान्य गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों में आपको ये दो गुण इसमें बता दिए गए थे, अम्ल का और क्षार का। अम्ल का पहला गुण ये है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार का गुण है कि क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। अम्ल है ये धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्षार भी धातुओं से क्रिया करते हैं, लेकिन क्षार सभी धातुओं से क्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातुओं से ये क्रिया करके और लवण बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये धातु ये है जिंक, एल्यूमिनियम और स्टेनस। इन धातुओं से ये क्रिया करके ये लवण बनाते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न। क्षार की विक्रिया जिंक धातु से कराने पर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसी प्रकार क्षार की विक्रिया एल्यूमिनियम से कराने पर सोडियम एल्यूमिनेट, क्षार की विक्रिया या सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया स्टेनस से कराने पर ये सोडियम स्टेनाइड प्राप्त होता है। तो ये अम्ल और क्षार के जो गुण हैं उनमें दो गुण हमने पढ़ लिए थे। अब दूसरा गुण है उससे संबंधित एक प्रयोग है कि हमने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार है ये क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जिसमें एक समीकरण ये है कि जिंक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके और जिंक सल्फेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, Zn+H2SO4 ZnSO4+H2। इसके लिए प्रयोग दे रखा है कि किस प्रकार से ये अम्ल है ये धातुओं से क्रिया करके और लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसके लिए हम एक परखनली में दानेदार जिंक लेकर के, ये परखनली है और इसमें दानेदार जिंक और फिर इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं H2SO4। ये है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल डालने के बाद में इस पर एक कोर्क लगी हुई निकास नली है, ये कोर्क है और कोर्क लगी हुई ये निकास नली है। कोर्क लगी हुई निकास नली इस पर व्यवस्थित करते हैं, जिसका दूसरा सिरा है ये जो साबुन का घोल है, ये दूसरा सिरा इस साबुन के घोल में डूबा हुआ रहता है। दानेदार जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और यह हाइड्रोजन गैस इस निकास नली द्वारा होती हुई, ये निकास नली है, इस निकास नली से होती हुई जो साबुन का घोल है, यह साबुन का विलयन है, इस साबुन के घोल में ये प्रवेश करती है तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो ये इसके बुलबुले बनते हैं। ये हाइड्रोजन से भरे हुए बुलबुले H2 युक्त बुलबुले, इन बुलबुलों के पास में जलती हुई तीली या मोमबत्ती लाते हैं तो ये विस्फोटक ध्वनि से, यानी यहाँ पर ये चट चट की आवाज़ उत्पन्न होती है, यहाँ पर चट चट की ध्वनि उत्पन्न होती है इसके पास में जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई तीली लाने पर। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इन बुलबुलों के अंदर हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि सभी गैसों के अलग अलग गुण होते हैं। हाइड्रोजन गैस है ये विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आग बुझाने में काम में आती है। तो अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती तो ये जलती हुई तीली है ये बुझ जाती। अगर इनमें ऑक्सीजन होती तो जलती हुई तीली है वो और तेज़ी से जलती, और हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है।
तो ये प्रयोग है, ये अम्ल H2SO4 अम्ल और जो धातु है इनकी क्रिया पर आधारित है। अम्ल और धातु की क्रिया से जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, ये इस प्रयोग में बता दिया गया है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए या समझाइए कि अम्ल और धातु की क्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तो ये प्रयोग आपको बताना है। किस प्रकार से कि एक प्रज्ञनली में दानेदार जिंक लेकर के उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके कॉर्क लगी हुई निकास नली व्यवस्थित करते हैं। इस निकास नली का दूसरा सिरा साबुन के घोल में डूबा हुआ रहता है। अम्ल और धातु की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है जो साबुन के घोल से होती हुई बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इनके पास में जब जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तिली लाती है तो चट चट की ध्वनि उत्पन्न होती है या विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे सिद्ध होता है कि अम्ल और धातु की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हो गया, इस दूसरे पॉइंट के अंदर ये प्रयोग हो गया। अम्ल और धातु की जो क्रिया है इस पर आधारित ये प्रयोग हो गया। यानी जिंक है, दानेदार जिंक प्लस ये अम्ल है H2SO4, इनकी क्रिया से क्या होता है, इनकी क्रिया से जिंक सल्फेट बनता है, लवण बनता है, प्लस ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है H2। तीर का निशान गैस के लिए ऊपर की ओर लगा देते हैं। इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा था कि अम्ल और धातु की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे अम्ल और धातु ऑक्साइड की क्रिया से लवण और जल बनता है। इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं हो रही है क्योंकि अब हम धातु ऑक्साइड ले रहे हैं। दूसरे नंबर वाले पॉइंट में हमने सिर्फ धातु से अभिक्रिया करवाई थी अम्ल की, और तीसरे पॉइंट में या तीसरा जो गुण है अम्ल क्षार का, इसमें हम अम्ल से धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि अम्लों से करवाते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। और इसमें क्षार वाले में क्या लिखेंगे, इसमें अधातु ऑक्साइड लिखेंगे। अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि क्षार से करवाते हैं तो लवण व जल बनता है। इस तरफ हम पढ़ रहे हैं अम्लों के बारे में, और ये हम पढ़ रहे हैं क्षार के बारे में। तो तीसरा पॉइंट है, इसमें धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं, इसमें अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं। क्यों यहाँ पर धातु ऑक्साइड क्यों नहीं लिया या यहाँ पर अधातु ऑक्साइड क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि सामान्यतः धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातु ऑक्साइड है, इनकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय प्रवृत्ति। इसलिए ये अम्लों से क्रिया करेंगे, क्षार से क्रिया नहीं करेंगे। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, यानी ये क्षार हो गए, ये अम्ल हो गए और लवण और जल बनेगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्षार और अम्ल की अभिक्रिया से लवण व जल बनता है। और क्षार है, ये धातु ऑक्साइड है, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? इनकी प्रवृत्ति होती है अम्लीय। ये अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं अधातु ऑक्साइड। अम्ल प्लस क्षार, लवण और जल, ये बनता है अम्ल और क्षार की क्रिया से। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब धातु ऑक्साइड है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये धातु और ये ऑक्सीजन
ये मिलकर के ये धातु ऑक्साइड बना रहा है। इसकी अभिक्रिया हम अम्ल से करवाते हैं, HCl से करवाते हैं, तो क्या बनेगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड, क्लोरीन के 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन भी 2 है और एक ये ऑक्सीजन, ये बना लेगा H2O। प्लस H2। इसी प्रकार से यदि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 से कराती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराती है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, तो यहाँ पर बनेगा CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2O। ये H2। यही हमने पढ़ा है कि ये धातु ऑक्साइड है, इनकी अभिक्रिया अम्लों से कराते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि H2SO4 से कराते हैं तो ZnSO4 प्लस H2O बनेगा, ZnSO4 और H2O। इसी प्रकार से जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि HCl से कराते हैं तो ZnCl2 प्लस H2 जिंक क्लोराइड और जल बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी धातु ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया यदि H2SO4 से कराती है तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O यानी जल, ये बनता है। यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl से कराती है तो बनेगा MgCl2 प्लस H2O। इन सभी उदाहरणों में हमने यही देखा है कि ये एक तरफ तो हमने लिया है धातु ऑक्साइड, ये सभी है धातु ऑक्साइड, प्लस ये सभी अम्ल हैं, इनसे क्रिया कराते हैं तो ये लवण बनती है, प्लस ये जल बन रहा है। और ये हमने ऊपर ये लिख दिया इसमें कि धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्लों से कराती है तो लवण व जल बनता है। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया ही क्यों करवाते हैं लवण से? क्योंकि धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है और क्षार ही अम्ल से क्रिया करेगा, न कि अम्ल अम्ल से क्रिया करेगा। तो क्षारीय प्रवृत्ति होने के कारण से धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्लों से कराती है। उसमें आ जाएगा अधातु ऑक्साइड, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये अधातु है, कार्बन अधातु है तो ये अधातु ऑक्साइड हो जाएगा CO2। और क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं NaOH, तो यहाँ पर क्या बनेगा NaOH और CO2 की अभिक्रिया से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। सोडियम के 2 है यहाँ पर परमाणु, यहाँ सोडियम के ये 2 हो गए, CO2 और एक O यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है जिसमें से एक O आ गया तो Na2CO3 ये बन गया। यहाँ पर सिर्फ एक O बचा है और H2 है तो ये H2, ये लवण ये जल, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से यदि हम CO2 की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है क्षार, क्षार के बारे में हमने ये पढ़ा था RNAs के उदाहरण में कि जो जिनमें OH होता है वो क्षार है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा CO2 2 ये हो गए और 2 ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के हैं तो एक O यहाँ पर आ गया तो ये बन गया CO3। यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही बची है, एक इधर आ गई, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है तो H2 और O
कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जल बन गया। ये क्या है? लवण। कैल्शियम कार्बोनेट। ये अधातु ऑक्साइड है, इनकी अभिक्रिया क्षार से करवा रहे हैं तो लवण बन रहा है और जल बन रहा है। और दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं अधातु ऑक्साइड का, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं, SO2 की अभिक्रिया, तो बनेगा सोडियम सल्फेट और जल। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की अभिक्रिया यदि NaOH से कराती है तो ये Na2SO4 प्लस H2O बनता है। समीकरण संतुलित करनी है, सोडियम के यहाँ 2 है तो 2 रख करके देख लो आप एक बार। ऑक्सीजन के 4 है, SO4 2 ये आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 1 रहेगा, इसलिए यहाँ पर 4 लिख देते हैं। Na2SO4 यहाँ पर 2 लिखना है, 2Na2। सोडियम के 4 हो गए, सोडियम के 4 हो गए, SO4, सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ पर Na2 और SO4, ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और NaOH की अभिक्रिया से ये 2H2O, ये जल। तो इस तरह से ये समीकरण ध्यान रखना आप इसमें कि अधातु ऑक्साइड है, इनकी अभिक्रिया यदि हम करवाती है क्षार से तो ये लवण बनता है और जल बनता है। और इसमें आप कोई भी 2-2 समीकरण ध्यान रखना, अगर आप ज़्यादा नहीं याद रख सकते तो 2-3 समीकरण इसमें ध्यान रखना और 2-3 समीकरण वो हो जाएगी। इसके बाद में चौथा पॉइंट है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार है, इनकी परस्पर अभिक्रिया होती है तो लवण व जल बनता है। चौथा पॉइंट है, ये दोनों के लिए कॉमन आ जाएगा अम्ल और क्षार के लिए, कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करती है और अपने अपने गुणों को खो देती है और लवण व जल बनता है। अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके लवण व जल बना देती हैं और ये अपने अपने गुणों को खो देते हैं। अम्ल है ये अपने गुण खो देता है, क्षार अपने गुण खो देते हैं और ये उदासीन हो जाती है। उदाहरण आपको बताया हुआ है, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2। इसके बाद में 5वां पॉइंट, अम्ल व क्षारों में क्या समानता है? अम्ल व क्षारों में समानता यही है कि दोनों का ये जलीय विलयन है, ये विद्युत का सुचालक होता है। जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है और ये विद्युत अपघटय के रूप में काम में लिए जाते हैं। विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में हो गया। तो ये अम्ल और क्षार के 5 गुण हो गए। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल धातु, अम्ल की विक्रिया धातुओं से कराने पर क्या होता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। क्षार की विक्रिया धातुओं से, लेकिन सभी धातुओं से क्रिया नहीं होती है, लवण व जल बनता है। अम्लों की विक्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण और जल, उसमें पहले वाले में हाइड्रोजन बन रहा था, लवण व हाइड्रोजन, और इसमें तीसरे पॉइंट में बनता है धातु ऑक्साइड से विक्रिया कराने पर, अम्लों की विक्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण व जल बनता है। और अधातु ऑक्साइड है, इनकी विक्रिया कराने पर लवण व जल बनता है। चौथा पॉइंट आपको बता ही दिया, दोनों आपस में क्रिया करके अपने अपने गुणों को खो देते हैं। और 5वां पॉइंट में इनमें ये समानता है कि इनका विलयन है ये अपघटय के रूप में
यानी ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए इनका विलयन है वो विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब है अम्लों के उपयोग। पहला उपयोग इसमें ये है कि अम्ल जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, इनका उपयोग खनिज अम्लों के रूप में किया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक खाद वगैरह है ये बनाई जाती है, इसलिए इनका उपयोग खनिज अम्लों के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, अम्ल है ये पौधों के अंदर पाए जाती है, जंतुओं में भी पाए जाती है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने के कारण से इनको कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। पौधों व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने के कारण इन्हें कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। जंतुओं में जैसे चींटी के अंदर पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, नींबू, संतरा, इनमें सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, तो ये पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं, तो इनको कार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, जो अम्ल है इनका उपयोग अनेक प्रकार के उद्योगों में भी होता है। जैसे ये जो खनिज अम्ल है, खनिज अम्ल कौन से होते हैं? HCl, H2SO4, HNO3, ये खनिज अम्ल हैं। तो खनिज अम्लों का उपयोग औषधियाँ, पेंट, कलर, पेंट जो रंग रोगन कलर वगैरह करती है, औषधियाँ, पेंट व उर्वरक उद्योगों में किया जाता है। उर्वरक का मतलब जो रासायनिक खाद वगैरह बनाई जाती है, इनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जो बॉयलर है इसको अंदर से साफ करने में किया जाता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग बॉयलर का मतलब है जो पानी गर्म करने वाला है, जल ऊष्मक है, पानी गर्म करने वाला, उसको अंदर से साफ करने में, जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती है उसमें जो जल ऊष्मक होती है उनको अंदर से साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। बॉयलर को अंदर से साफ करने में, ये हो गया HCl का उपयोग। HCl का उपयोग के बाद में है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग जो गहने वगैरह है, सोने चांदी के गहने हैं, इनको साफ करने में व उर्वरक बनाने व गहनों को साफ करने में। HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4। H2SO4 का उपयोग किसी भी देश की जो संपन्नता है, औद्योगिक संपन्नता, उस पर निर्भर करता है।
अगर किसी देश में H2SO4 का उपयोग ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस देश के अंदर जो उद्योग धंधे हैं वो अच्छे विकसित है, अच्छी तरक्की पर है। तो इससे उस देश की संपन्नता का पता चलता है H2SO4 के उपयोग से। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग सेल, कार्बेटरी व उद्योगों में उपयोग होने के कारण से यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। होने के कारण किसी देश की औद्योगिक प्रगति की दर को मापा जा सकता है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2018 में आया हुआ है कि किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर को मापा जा सकता है, तो ये किसके द्वारा? ये सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा या इसकी खपत के द्वारा मापा जा सकता है। इसके बाद में है एक है एक्वारेजिया, जो HCl और HNO3 है। 3 भाग तो लेते हैं HCl और 1 भाग HNO3 लेते हैं, तो जो बनता है विलयन वो कहलाता है एक्वारेजिया, जिसको हिंदी में कहते हैं अम्लराज। और एक्वारेजिया है, इसमें जो धातुएं है ये सोना जैसी जो धातुएं है ये इसमें विलय हो जाती है, यानी धातुएं है ये इसमें धातुओं को पड़ा रहने देते हैं, तो धातुएं है ये इसमें घुल जाती है, विलय हो जाती है। इस प्रकार का ये एक विलयन बनता है एक्वारेजिया। ये HCl 3 भाग लेते हैं, 3 हिस्से तो HCl के और 1 हिस्सा है वो HNO3 का लेते हैं। इनको मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है वो है एक्वारेजिया। ये इम्पोर्टेंट है। अम्लराज है वो किनके मिश्रण से बनता है? और इसके बाद में अम्ल है एसिटिक अम्ल। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों व अचार के परिरक्षण में होता है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि खाद्य पदार्थों व अचार है इनके परिरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, जिसको कहते हैं सिरका या एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ये हो गए अम्लों के गुण। तो अम्लों के गुणों के बारे में इससे पहले आपको अम्ल और क्षार के सामान्य गुण बता दिए थे। ये अम्लों के उपयोग है। अम्लों के उपयोग में आपको ये सभी के बारे में बता दिया कि खनिज अम्ल किसे कहा जाता है, ये खनिज अम्ल ही है। इनके अलग अलग उपयोग बता दिए गए हैं। इनको अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है? एक्वारेजिया। ये उपयोग हो गया। एसिटिक अम्ल है, इसका उपयोग जो खाद्य पदार्थ है इनके परिरक्षण में, और जो लकड़ी का फर्नीचर है इसको साफ करने में भी इसका उपयोग होता है एसिटिक अम्ल का। तो ये यहाँ तक का ये हो गया है। इसके बाद में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और वीडियो के अंदर ये पता चल जाता है कि कितने हैं वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो नोट्स आप अपने नोट्स की कॉपी में उतारते रहिए, और वीडियो को आप अच्छी तरह से सुनना। एक बार समझ में नहीं आने पर आप दोबारा से 2 बार 3 बार इसको आप ये सुनना अच्छी तरह से। धन्यवाद।